आप सभी सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग के प्रेस के साथियों का मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं। और हम सब के लिए हर्ष का विषय है कि हमारे बीच राज्यसभा के सांसद और पूर्व में जो है फॉरेन सेक्रेटरी रहे और इस क्षेत्र के गौरव आदरणीय हर्ष श्रृंगला जी हमारे बीच उपस्थित थे। और साथ ही सिलीगुड़ी के लोकप्रिय विधायक जो दूसरी बार भी विधायक बनने के रास्ते में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे डॉक्टर शंकर घोष और श्याम प्रसाद जी, और साथ में हमारे जो मीडिया का सब काम देखते हैं सौमित्रा दा, और सभी प्रेस के साथियों को मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हम सब जानते हैं कि कल 10 अप्रैल 2026 को यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र, जिसको हम मैनिफेस्टो के नाम से भी जानते हैं, उसका लोकार्पण किया। और मैं सबसे पहले जो है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री अति आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहूँगा। भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बधाई देना चाहूँगा। भारत के गृह मंत्री को विशेष तौर पे बधाई देना चाहूँगा, और साथ ही पश्चिम बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष समीक दा को बधाई देना चाहूँगा। शुभेंदु दा को मैं बधाई देना चाहूँगा, जो हम सब के नेता और एलओपी भी है। और साथ ही हमारी मैनिफेस्टो की टोली पूरे नॉर्थ बंगाल की जनता की ओर से विशेष करके मैं सबको धन्यवाद और अभिनंदन करना चाहूँगा कि हम सब जानते हैं कि 35 साल सीपीएम के और पिछले 15 साल से लगातार टीएमसी के कुशासन के कारण जो नॉर्थ बंगाल पिछड़ा हुआ था, और नॉर्थ बंगाल की क्षमता के हिसाब से नॉर्थ बंगाल आगे बढ़ नहीं पा रहा था, उसको केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने एड्रेस किया। और मैं ऐसा कहता हूं 50 साल के बाद जो घोषणा पत्र आया है, और जो आप सबको पता है कि 4 तारीख को रिजल्ट आएगा मई, और उसके बाद ये धरातल पे लागू होगा। और वास्तव में जो है ये जो 50 साल का जो अकाल और एक ग्रहण हमारे ऊपर लगा हुआ था, उसकी समाप्ति का ये संकल्प पत्र है। और मैं तमाम 3 करोड़ स्वाभिमानी नॉर्थ बंगाल की जनता की ओर से भारतीय जनता पार्टी का मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा। और इस टोटल मैनिफेस्टो के अंदर में कुछ प्रमुख बातें मैं आपके समक्ष रखूंगा, और बाकी हमारे आदरणीय सांसद और विधायक और बाकी साथी भी कुछ चीजें आपके समक्ष रखेंगे। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि दार्जिलिंग तराई डूवर्स की जनता के लिए एक स्थायी समाधान, वो भी संवैधानिक स्थायी समाधान का वादा जो है संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी की ओर से हुआ है। मैं इसके लिए समस्त दार्जिलिंग तराई डूवर्स की जनता की ओर से आभार प्रकट करना चाहूंगा। और दूसरा बड़ा विषय हम सब के लिए चाय बगान का है, और चाय बगान को लेकर के कैटेगरिकली बहुत स्पेसिफिक जो है स्पष्ट शब्दों में गृह मंत्री जी ने कहा है कि हम चाय बगान में रहने वाले सभी श्रमिकों के लिए लैंड का ओनरशिप देंगे, यानी चाय बगान में रहने वाले जो परिवार है उनको पर्जा पट्टा मिलेगा, वो भी टीएमसी वाला लॉलीपॉप 5 डेसिमल नहीं। हम जिनके अधिकार में जो भी उनके पुश्तैनी जमीन है वो उनको सौंपने का काम, उनका सम्मान बढ़ाने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी करेगी। और साथ ही जो है एक डेडिकेटेड टी वर्कर डेवलपमेंट बोर्ड का गठन होगा, जो ये इंश्योर करेगी कि चाय बगान में काम करने वाले श्रमिकों को उनके सम्मान के हिसाब से मिनिमम वेज मिले, और साथ ही उनको हेल्थ केयर की फैसिलिटी मिले, और चाय बगान के अंदर ईएसआई के अस्पताल बनेंगे, मॉडर्न हाउसिंग से लेकर के उनका सोशल वेलफेयर का भी ध्यान रखा जाएगा।
और भविष्य में आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के शासन के दौरान बोनस के लिए कभी भी आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये उनका अधिकार है और उनका अधिकार, चाय बगान के श्रमिकों का अधिकार देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और साथ ही नॉर्थ बंगाल की जनता की ये मांग थी कि हमको चिकित्सा के लिए, मेडिकल के लिए, कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, उसको कलकत्ता, दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, देश के विभिन्न शहरों में जाना पड़ता है। और जो मध्यम वर्गीय है, जो गरीब परिवार है, उसके लिए बहुत बड़ा कष्टकारी होता है। उसको जो है साहूकार से उधारी लेनी पड़ती है महंगे ब्याज दर में। और इतना ही नहीं, उसको जो है कई बार घर और जमीन गिरवी रखना पड़ता है अपने परिवार के सदस्यों का चिकित्सा का खर्च के लिए। इस बात को ध्यान में रख करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने घोषणा किया है कि नॉर्थ बंगाल में पश्चिम बंगाल का दूसरा एम्स बनेगा। और यहाँ की जनता की यह लंबे समय से मांग थी। मैं इसके लिए भी समस्त भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को बधाई देना चाहूंगा। हम सब जानते हैं पूरा दार्जिलिंग तराई टूवर्स ये एजुकेशन का हब रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो धूमिल होता जा रहा है। और मैं आभारी हूं बीजेपी सरकार का कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में यह घोषणा किया है, विशेष करके हमारे युवा पीढ़ी के लिए जो हमारा कल का भविष्य है, कि नॉर्थ बंगाल में एक आईआईटी भी बनेगा, एक आईआईएम भी बनेगा, और इसके साथ ही जो है आईआईएफएम यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो करसंग के अंदर में, मैं इससे पहले भी इस बात की घोषणा कर चुका हूं, जो करसंग में जहां फॉरेस्ट रेंजर का ट्रेनिंग होता था, प्रशिक्षण होता था, वो इंस्टीट्यूट अभी बंद जैसा ही चल रहा था। भारत सरकार ने इसकी घोषणा की है और संकल्प पत्र में भी इसका यह वादा किया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट यानी सिर्फ देश के ही नहीं, विदेशों के भी जो फॉरेस्ट और इन्वायरमेंट के ऊपर में जो काम करते हैं, वो लोग का प्रशिक्षण का केंद्र बनेगा। और करसेंग इंस्टीट्यूट के अंदर में इस साल से जो है 2026 से वहां पे एमबीए के नए कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है। तो आईआईटी हो रहा है, आईआईएफएम हो रहा है, और आपका आईआईएम हो रहा है, और साथ ही मेडिकल फैसिलिटी के लिए एम्स की घोषणा हुई है। इतना ही नहीं, नॉर्थ बंगाल के लिए एक डेडिकेटेड कैंसर अस्पताल बनेगा, इस बात को भी संज्ञान में लिया है। और विशेष करके हम सब जानते हैं राजबंशी और कामतापुरी समाज जिनकी भाषा के लिए, भाषा की मान्यता के लिए वो लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, और एक वो समृद्ध जो है समाज है। और पूरे नॉर्थ बंगाल में और पूरे भारत में यानी नेपाल, बांग्लादेश तक राजबंशी कामतापुरी भाषा बोली जाती है। हमारे सब विधायक और सांसदों ने कई बार सदन में इस विषय को रखा है, और इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी में भी इसको संज्ञान में लेते हुए इस बात की घोषणा की है कि राजबंशी और कामतापुरी भाषा को एक शेड्यूल के अंतर्गत जो है भारत के संविधान में इसको रखा जाएगा। और साथ ही जो है महिलाओं को लेकर के बहुत सारी घोषणाएं हुई है। अभी तक हम 1500 रुपए की बात करते थे, अब महिला सशक्तिकरण के लिए भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प है, ये वादा है, और हमने अन्य प्रांतों में करके दिखाया है कि महिलाओं के सम्मान के लिए प्रतिमाह उनको 3000 रुपए की राशि महिला सम्मान निधि के नाते महिलाओं को दिया जाएगा। फिर मैं कहता हूं, ममता दीदी ने चुनाव के समय 1000 को बढ़ा करके 1500 किया था, और वो न तो उनकी सरकार बन रही है, न उनकी क्षमता में है ये देने का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यानी डबल इंजन की सरकार ये इंश्योर करेंगे कि पूरे पश्चिम बंगाल की महिलाओं को 3000 रुपए प्रति माह मिलेगा। और इसके साथ ही महिलाओं के लिए एक बड़ी घोषणा ये भी हुई है कि जितना भी सरकारी नौकरी में भर्ती होगा उसमें 33% आरक्षण जो है पश्चिम बंगाल की महिलाओं को मिलेगा। मैं इसके लिए भी समस्त माताओं और महिलाओं की ओर से, बहनों की ओर से भारतीय जनता पार्टी का मैं आभारी हूं। और साथ ही महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मुझे लगता है इसकी कल्पना किसी और पार्टी ने नहीं की थी, लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, और भारतीय जनता पार्टी ने यह वादा किया है
कि जितने भी पुलिस के थाने हैं, दुर्गा वाहिनी सेल का गठन जो है हर एक थाने के लिए किया जाएगा, इसकी भी घोषणा की है। और युवाओं को ध्यान में रखते हुए इस संकल्प पत्र में ये वचन और वादा किया गया है कि हम अगले 5 साल के अंदर में 1 करोड़ नई सरकारी भर्ती और जो है नौकरी देने का वादा बीजेपी सरकार ने किया है। और साथ ही जिन युवाओं को जब तक उनको नौकरी नहीं मिल जाता, उनको 3,000 रुपया प्रति माह जो है उनको सहायता राशि के रूप में दिया जाएगा, इसकी भी घोषणा की है। और किसान सम्मान निधि हम सब जानते हैं, प्रति वर्ष जो है 6,000 रुपए की राशि केंद्र सरकार देती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में 6,000 रुपए को बढ़ा करके 9,000 रुपया जो है किसान सम्मान निधि के नाते हर वर्ष जो है किसान को मिलेगा। और साथ ही यहाँ काम करने वाले पुलिस, सरकारी कर्मचारी, जीटीए में काम करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं, उनके लिए डीए और साथ ही 7th पे कमीशन, यानी जितने भी सरकारी नौकरी में काम करने वाले कर्मचारी या पेंशनर्स है, उनके लिए डीए और 7वें वेतन आयोग का पैसा जो है उनको देने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और साथ ही इस घोषणा पत्र में ये भी कहा गया है कि आशा वर्कर, आईसीडीएस के जो हमारी बहनें माताएं हैं, उनका जो ऑनरियम है उसमें बढ़ोतरी की जाएगी और उनका जो है सम्मान हो, उनका मान हो और उनके काम के हिसाब से जो उनको निधि मिलना चाहिए, सम्मान निधि, उसको भी बढ़ोतरी करने का वादा जो है इस संकल्प पत्र में किया है। टूरिज्म को लेकर के बहुत बड़ी घोषणाएं डिटेल में इस संकल्प पत्र में कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि दार्जिलिंग को एक प्रीमियम इको एडवेंचर टूरिज्म और हेरिटेज टूरिज्म हब के अंतर्गत जो है इसका विकास होगा, इसको विकसित किया जाएगा। और साथ ही डूवर्स के क्षेत्र को जो है फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ और ट्राइबल टूरिज्म जो है इसके अंतर्गत जो है इसका विकास किया जाएगा। पूरा दार्जिलिंग तराई डूवर्स, चाहे वो नदी हो, चाहे वो जंगल हो, चाहे वो एडवेंचर टूरिज्म हो और चाहे वो विलेज टूरिज्म हो और रूरल टूरिज्म हो, ये तमाम जो है संभावना राफ्टिंग से लेकर के, ट्रेकिंग से लेकर के, साइकिलिंग से लेकर के, बाइकिंग, हाइकिंग की संभावनाएं अपार है, उसको एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में जो है विकास किया जाएगा। और भविष्य में भारत के लोग तो आएंगे ही, जिनके पास डॉलर होगा, विदेशों से भी हमारे क्षेत्र में लोग आएंगे, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन रहा है। भविष्य में जिसकी कनेक्टिविटी सीधा जो है यहाँ से लेकर के अन्य देशों तक भी होगा। सो पूरा दार्जिलिंग तराई डूवर्स को टूरिज्म के नाते जो है ध्यान में रखा गया है। और चाय बागान को लेकर के एक चीज और कहा गया है कि स्मॉल टी ग्रोअर, जिनका योगदान आज 52% है कंट्रीब्यूशन, कहीं ना कहीं जो है स्मॉल टी ग्रोअर सरकारी जो है कोई भी फैसिलिटी और उनकी सहायता से वो छूटे पड़े हुए हैं, उनको वो सहायता नहीं पहुंचती है। तो स्मॉल ट्री ग्रोअर को भी जो है फाइनेंशियल सपोर्ट जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और साथ ही टूरिज्म के लिए एक ये भी घोषणा किया गया है कि एक नया नेशनल हाईवे बनाया जाएगा जो सीधा दार्जिलिंग से लेकर के सुंदरबन को कनेक्ट करेगा, यानी एक नई नेशनल हाईवे, जो इससे पहले जो केंद्र सरकार की योजना जो चल रही है, जो होने वाली है, वो तो है ही, उसके अलावा दार्जिलिंग टू सुंदरबन एक नया हाईवे बनेगा, इसकी भी घोषणा की है। और एक बड़ी घोषणा मैं ये कहूंगा नॉर्थ बंगाल की जनता को ध्यान में रख करके किया गया है कि हमारे यहाँ पे जो है बहुत तेजी के साथ आबादी बढ़ रही है, और उस आबादी को ध्यान में रखते हुए पूरे एंटायर नॉर्थ बंगाल के अंदर में 4 नए शहर, जो आज आप सिलीगुड़ी जैसा शहर देख रहे हो, ऐसे जो है 4 नए शहर जो है नॉर्थ बंगाल में बनेंगे, इस बात को भी ध्यान में रखा गया है। और अंत में मैं ये कहूंगा कि भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इस बात को ध्यान में रखा गया है कि जितने भी ये जो डेमोग्राफी बहुत तेजी के साथ हमारे क्षेत्र में चेंज हो रही है घुसपैठ के कारण और जो है रोहिंग्यास के कारण,
हमारे यहाँ पे रहने वाले चाहे वो राजवंशी हो, बंगला भाषी हो, आदिवासी हो, गोरखा हो, टोटो हो, मेच हो, राभा हो, हिंदी भाषी हो, जिस तेजी के साथ डेमोग्राफी चेंज हो रही है, बॉर्डर की परिस्थिति चेंज हो रही है, उसको ध्यान में रखते हुए बहुत मतलब इस बात को संकल्प पत्र में रखा गया है कि नेशनल सिक्योरिटी के साथ जो है बहुत अच्छे से इसको ध्यान में रखते हुए घुसपैठ के साथ जो है उसको अच्छे से जो है उसका ध्यान में रखा जाएगा और घुसपैठ होने नहीं देंगे और बॉर्डर की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता रहेगी, इस बात को ध्यान में रखा गया है। और अंत में एक बार और जानना चाहूंगा कि 15 साल में जो भी भ्रष्टाचार हुआ है और जो भी केंद्र सरकार की योजनाओं का पैसा को खाने का काम इस टीएमसी सरकार ने किया है, एक व्हाइट पेपर जो है जारी होगा और पूरे पश्चिम बंगाल में और जीटीए क्षेत्र में जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है और उसका जो है पूरे भ्रष्टाचार जो 15 साल में जो कुछ भी इनका करतूत है उसका व्हाइट पेपर भी लेकर के आएंगे और उसकी भी जांच होगी। जो लोग दोषी होंगे उनको कानून के मुताबिक जो है उनको निपटाया जाएगा। सो कुछ प्रमुख बातें मैंने आपके समक्ष रखे हैं, लेकिन बहुत डिटेल में मैनिफेस्टो है। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि पहली बार ऐसा मैनिफेस्टो पूरे बंगाल के लिए आया है और विशेष करके मैं कहूंगा नॉर्थ बंगाल को पूरी प्राथमिकता प्रायोरिटी दी गई है। मैं इसके लिए अंत में एक बार फिर तमाम नॉर्थ बंगाल की जनता की ओर से भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं का मैं धन्यवाद भी करना चाहूंगा और आभार प्रकट करना भी चाहूंगा। मुझे इतना ही विषय रखना था। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय सांसद श्रीमान हर्ष सिंगला जी से, कुछ विषय वो आपके समक्ष रखेंगे। नमस्कार, আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। देखिए, अभी तक परिवर्तन की बात चल रही थी। हमारे राज्य में, बंगाल में परिवर्तन आना चाहिए, पर इसके आज हमें इसके जो मुख्य बिंदु हैं, जिस परिवर्तन के को हम चाहते हैं, उसके खासियत क्या है, वो हमारे संकल्प पत्र में पूरी तरह विस्तार में उल्लेख हुआ है। हमारे लोकसभा सांसद ने भी काफी विस्तार में संकल्प पत्र के पॉइंट्स को आपको सूचना दिया है। मैं ऐसा करता हूं कि कुछ विशेष जो मुख्य बिंदु हैं इस संकल्प पत्र के, उसके बारे में उल्लेख करता हूं। एक तो हमारा क्षेत्र जो है, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहा जाता है या कोई चिकन नेक भी कहते हैं, 22 किलोमीटर का एक चौड़ाई भी है, जिससे हमारे देश और हमारे नॉर्थ ईस्ट का एक गेटवे है। तो इस हमारे क्षेत्र में सुरक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसपे ये संकल्प पत्र, घोषणा पत्र में काफी अच्छी तरह सोच समझ के मतलब सूचना दिया है। एक तो आप देखेंगे कि ये जीरो टॉलरेंस, ये घुसपैठियों के लिए जीरो टॉलरेंस का मतलब निर्णय हुआ है, जिससे अगर भाजपा की सरकार, जब भाजपा की सरकार बनेगी, तो ये इन्फिल्ट्रेशन जो है, घुसपैठिया को जो है, जो आते हैं और हमारे समाज, हमारे अर्थव्यवस्था पे एक असर पड़ता है, हमारे लोगों की जिंदगी पर असर पड़ता है, वो बिल्कुल बंद होगी। दूसरा, आप देख रहे हैं कि जो फेंसिंग हम कर रहे हैं, आपको पता है कि हमारा जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ, सबसे लंबी बॉर्डर है। मैं 3 साल बांग्लादेश में राजदूत के रूप में रहा और हमें पता है कि ये सबसे लंबा बॉर्डर 4000 किलोमीटर से ज्यादा बॉर्डर है। उसमें से कुछ 960 किलोमीटर अभी भी फेंसिंग बाकी है इसमें, और इसका ज्यादातर मालदा और कूच बिहार जिले में है। और इसका कारण यही है कि जो जमीन चाहिए फेंसिंग के लिए,
राज्य सरकार, तृणमूल सरकार ने बिल्कुल अभी तक मना कर लिया है और जमीन नहीं दिया है। तो ये संकल्प पत्र में ये भी घोषणा किया है कि 45 दिन तक जितना भी जमीन ये फेंसिंग के लिए चाहिए वो दिया जाएगा और फेंसिंग का काम शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जितने भी ये सिंडिकेट है, ये माफिया जो है इंडस्ट्री में, चाय बागान में, जितने भी हमारे बंगाल के व्यापार हैं वो सब बंद हो जाएंगे। उसके लिए भी जीरो टॉलरेंस होगा और ये सिंडिकेट राज खत्म हो जाएगा। और फेंसिंग का क्या महत्व है कि यहां से जो भी स्मगलिंग होता है, ड्रग्स का स्मगलिंग होता है, नकली करेंसी नोट्स का स्मगलिंग होता है, गाय भैंसों का स्मगलिंग होता है, ह्यूमन स्मगलिंग होता है, इन्फिल्ट्रेशन होता है, वो बंद हो जाएगा। तो सुरक्षा में इस विषय पर भाजपा का संकल्प पत्र में एक बहुत ही ज्यादा महत्व दिया गया है और इससे हमारी जिंदगी और खास तौर से हम जो उत्तर बंगाल के हैं उससे काफी फर्क पड़ेगा। एक और बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो महिलाओं के सुरक्षा के मुद्दा पे है। सांसद जी ने, राजू जी ने बताया है कि महिलाओं के सुरक्षा के लिए काफी कुछ इस संकल्प पत्र में है। भाजपा सरकार बंगाल में दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड इनिशिएट करेंगे, बनाएंगे, जो कि महिलाओं के ही पुलिस के लोग चलाएंगे। इसमें जहां भी शहर हो, अर्बन एरियाज हो, पेट्रोलिंग होगा, पुलिस स्टेशन होंगे जो महिलाओं के लिए होंगे और महिलाओं के सुरक्षा के लिए जितने भी पिछले केसेस हुए हैं उसमें काफी ध्यान भी दिया जाएगा जो महिलाओं के खिलाफ क्राइम्स कमिट हुए हैं। और इसमें आपने देखा है कि महिलाओं को 33% रिजर्वेशन का बिल भी सांसद में 16 तारीख आएगा। सांसद जी, राजू जी और हम दोनों वहां पे होंगे और हमें उम्मीद है कि ये बिल संसद में पास हो जाएगा और एक ऐतिहासिक पल में महिलाओं को 33% हमारे लोकसभा में प्रतिनिधि होगा। वो एक बहुत ही बड़ा एक पल है हमारे लोकतंत्र के इतिहास में। इसके अलावा हम लाखपति दीदी की बात करते हैं। 75 लाख लाखपति दीदी बनेंगे बंगाल में और ये भी संकल्प पत्र में है। और जैसे मैंने कहा, जो क्राइम्स महिलाओं के खिलाफ हुए हैं उस पे जीरो टॉलरेंस होगा और बहुत सारे इंसेंटिव्स होंगे महिलाओं के। जैसे कि कोई महिला अगर ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हैं तो उनको 50,000 समर्थन मिलेगा, रुपए का समर्थन मिलेगा। और राजू जी ने बताया है, सांसद जी ने बताया है कि महिलाओं को 3,000 पर मंथ समर्थन मिलेगा अपने परिवारों के लिए, अपने बच्चों को शिक्षा के लिए। ये भी एक बहुत ही बड़ा पल है। अब देखिए, अर्थव्यवस्था में बंगाल में हमारा राज्य सबसे इंडस्ट्रियलाइज राज्य था, आज सबसे लीस्ट इंडस्ट्रियलाइज राज्य हो गया। पहले लोग बंगाल में नौकरी के खोज में आते थे, आजकल बंगाल के युवाओं बंगाल से बाहर जाना पड़ रहा है नौकरी के खोज में। तो ये राजू बिष्टा जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा बताया कि 1 करोड़ नए रोजगार बनेंगे। आप अगर बंगाल की आबादी देखें तो हम 10 करोड़ के हैं, तो इसमें आप समझ सकते हैं कि 10% आबादी के नौकरियां बंगाल में क्रिएट होगा, मतलब नए रोजगार बनाए जाएंगे। मैं सरकार में रहा हूं, आपको पता है कि जो सरकार में है एक तनख्वाह मिलता है, उसके बाद एक डीए होता है। डीए मतलब कई वर्षों बाद डीए आपका तनख्वाह का डबल भी हो जाता है।
और यहां बंगाल में 7th पे कमीशन जो हम कहते हैं, जो जिससे पे और दूसरे मतलब चीजें जो मतलब एम्प्लॉइज को मिलते हैं उस पे निर्णय होते हैं, उसका अभी तक बंगाल में लागू नहीं हुआ। 10 साल 2016 से आज तक जो डीए मिलना था बंगाल के एम्प्लॉइज को, बंगाल सरकार के एम्प्लॉइज को, वो अभी तक नहीं मिला। तो भाजपा सरकार का ये संकल्प पत्र में ये भी है कि हमारे सरकार आने में 45 दिन तक सभी को डीए के एरियर्स मिल जाएंगे। और इसमें जितने भी बंगाल सरकार के बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं, उनके परिवार हैं, उसमें बिल्कुल जो बेनिफिट उनको ड्यू है, जो मिलना चाहिए था, वो मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने सांसद में भी ये मुद्दा रेज किया था कि बहुत सारे केंद्रीय योजनाएं हैं जो बंगाल में लागू नहीं है, क्योंकि यहां का राज्य सरकार मानते नहीं है कि केंद्रीय सरकार से जो फायदा हमारे नागरिकों को होना चाहिए, बंगाल में जो रहते हैं उनको नहीं आना चाहिए। एक आयुष्मान भारत का मैं उदाहरण देता हूं, जिसपे 750 करोड़ का बजट रखा है बंगाल के लिए, जिसपे हमारे गरीब लोगों का स्वास्थ्य के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना, इलाज लेना, वो अभी मना है। ये सब स्कीम जो केंद्रीय योजनाएं हैं, वो भी भाजपा सरकार आने पर 45 दिन तक सब स्कीम लागू हो जाएंगे हमारे राज्य में। और काफी यहां के जो लॉजिस्टिक्स हैं, जैसे रास्ते हैं, नेशनल हाईवे तो केंद्र सरकार कर ही रहे हैं, पर जो पीडब्ल्यूडी के हाईवेज हैं, जो मतलब और भी इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं, वो मॉडर्न बनाने में सरकार मतलब रिसोर्सेज एलोकेट करेंगे। ये भी है कि ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जो हमें करना चाहिए, जैसे कि यहां पे बंगाल में आपने देखा है कि हाई स्पीड ट्रेन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, वो सब हो ही रहा है। उसके अलावा जो कृषि और हमारे फार्मर्स के लिए हैं, वो भी बताया गया है। और इसमें एक बात बहुत सही है कि काफी जगह इनका जमीन भी छीना गया है, लिया गया है। हमें बहुत सारे ऐसे केसेस भी हमारे पास हैं जहां पे जमीन लिया गया है एक समझौता के बेसिस पे, और जो कंपनसेशन देना है हमारे कृषियों को मिला नहीं है। तो इस पे भी यह तय कर लिया गया है कि जिसका भी जमीन विकास के लिए लिया जाएगा, उसको 4 गुना मार्केट वैल्यू से ज्यादा कंपनसेशन मिलेगा, और बाकी घर वगैरह उसका जो व्यवस्था है वो भी होगा। और किसानों के लिए एक बहुत ही बड़ा चीज है कि आप फसल तो बनाएंगे, और आपका फूड प्रोसेसिंग के लिए, आपका मार्केट में ले जाने के लिए अभी कोई व्यवस्था नहीं है। तो हर एक ब्लॉक में एक कोल्ड चेन बनाया जाएगा, जिससे किसानों अपने फसल, अपनी सब्जियां, अपना जो भी मार्केट के लिए है वो रख सकते हैं, वो बिगड़ नहीं जाएगा। और ये भी एक बड़ी बात है। उत्तर बंगाल के बारे में इस संकल्प पत्र ने बहुत प्राथमिकता दिया है। जैसे बताया गया, आपने शायद देखा होगा कि दार्जिलिंग शब्द कम से कम 4 या 5 बार आता है। इको टूरिज्म में आता है, दार्जिलिंग टी का प्रमोशन के लिए आता है, दार्जिलिंग का हेरिटेज बढ़ाने में आता है, सुंदरबन से दार्जिलिंग तक जो नया हाईवे बनेगा उसके बारे में उल्लेख किया है। तो ये दार्जिलिंग पे बहुत ही, और हमारे उत्तर बंगाल पे बहुत एम्फेसिस दिया है।
भाषा के एम्फेसिस है हमारे राजवंशी और कुर्मी कम्युनिटीज के लिए। हमारे दार्जिलिंग के स्मॉल टी ग्रोअर्स, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि बड़े कंपनीज हैं पर जो छोटे छोटे ग्रोअर्स हैं, जो स्मॉल टी ग्रोअर्स कहते हैं हम, उनको कैसे मार्केट में चाय ले जाना और उनको कैसे समर्थन देना, और दार्जिलिंग चाय का ब्रांड कैसे दुनिया में इसका प्रचार प्रसार करना। हमें पता है कि दार्जिलिंग चाय दुनिया में माना जाता है। G20 के जब समिट हुई थी और दुनिया से सबसे प्रभावी नेताएं भारत आए थे, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको क्या ऑफर किया? उन्होंने दार्जिलिंग टी उनको दिलाया। तो आज दार्जिलिंग टी इंडस्ट्री, जैसे राजू जी ने बताया, काफी मतलब इसमें काफी डिटेरियोरेशन दिख रहा है, तो इसमें भी मेरे ख्याल से काफी समर्थन होगा हमारी टी इंडस्ट्री को, इससे काफी फर्क पड़ेगा। और आखिरी में मैं कहता हूं कि स्पोर्ट्स, इस हमारे इलाके में स्पोर्ट्स का बहुत ज्यादा महत्व है। एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी बनाया जाएगा और स्पोर्ट्स को ज्यादा एम्फेसिस दिया जाएगा। तो अगर आप साधारण मनुष्य हैं, आपके लिए क्या फायदा है? देखिए, महिलाओं के लिए 3,000 रुपया महीने में, आप अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगारी है, तो आपको 3,000 रुपया सपोर्ट मिलेगा महीने में। आप अगर महिला हैं और ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आपको 50,000 रुपये मिलेंगे। आप अगर जॉब ज्वाइन कर लिया तो आपको 15,000 सपोर्ट मिलेगा। और जहां भी मतलब हमारे युवाओं के का मतलब मुद्दा हो, या महिलाओं के हो, या परिवारों के हो, ये घोषणा पत्र, ये संकल्प पत्र पूरी तरह कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर लेता है। तो ये जरूर है कि ये संकल्प पत्र पहली बार विस्तार में बंगाल का परिवर्तन कैसे होगा, ये आपको बताया। बंगाल के रहने वाले लोगों को इसका जरूर सोचना चाहिए कि भाजपा सरकार आए तो ये परिवर्तन हम हवा में नहीं कह रहे हैं, ये परिवर्तन का जितना भी मुख्य बिंदु है विस्तार में यहां पे दिया गया है संकल्प पत्र में, और ये हमारे सरकार आते ही आपका जिंदगी में बदलाव शुरू होगा। तो मैं यहां पे रुक जाता हूं और बाद में प्रश्न भी होंगे शायद, और शंकर जी भी बोलेंगे। बहुत विस्तार से सांसद जी ने आपके समक्ष विषय रखा। कुछ विषय जो है शंकर दा रखेंगे, फिर कुछ प्रश्न आपसे लेंगे। ধন্যবাদ মাননীয় সাংসদ রাজু বিস্তার মহাশয়। আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন মাননীয় সাংসদ শ্রী হর্ষবর্ধন সিংলা মহাশয়। এতক্ষণ ধরে বা গতকাল আপনারা ভারতীয় জনতা পার্টির 2026-এর নির্বাচনকে সামনে রেখে যে সংকল্প পত্র প্রকাশিত হয়েছে, আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে মানুষ ভারতীয় জনতা পার্টির কাছে নতুন সরকার তৈরি হবার পর যা যা প্রত্যাশা করে থাকেন, সেই প্রত্যাশার লিপিবদ্ধকরণ আমাদের সংকল্প পত্রে হয়েছে। উত্তরবঙ্গের জনপ্রতিনিধি হিসেবে আমাদের দুই সাংসদ এবং ব্যক্তিগতভাবে আমি বিধায়ক হিসাবে লোকসভার অভ্যন্তরে, বাইরে, বিধানসভার অভ্যন্তরে এবং বাইরে মানুষের, বিশেষত উত্তরবঙ্গের মানুষের যে দাবি নিয়ে আমরা বারংবার সোচ্চারিত হয়েছি, তার লিপিবদ্ধকরণ শুধু নয়, আমরা পশ্চিমবঙ্গ তথা উত্তরবঙ্গের মানুষের কাছে এই আবেদন করছি যে আমাদের 5 বছর সময় দিন। প্রধানমন্ত্রীর আশীর্বাদ ধন্য ভারতীয় জনতা পার্টি নতুন সরকার আমরা রাজ্যে কি কি করতে চাই তার একটি রূপরেখা আমাদের দেশের সম্মানীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ মহাশয় রেখেছেন, এবং আজকে এখানে মাননীয় সাংসদ আপনাদের তুলে ধরেছেন।
এই সময়কালে বিধানসভা নির্বাচনের সময় আমরা যখন প্রচার করছি, তখন একজন যুবক এসে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল যে শঙ্করদা, ম্যানিফেস্টোতে থাকা শব্দগুলি তোমরা রক্ষা করবে তো? আমরা কথা দিচ্ছি যে এই যে আমাদের ম্যানিফেস্টো, যেখানে যে শব্দগুলো লিপিবদ্ধ হয়েছে, তা আমরা ভবিষ্যতে উত্তরবঙ্গের মানুষের জন্য করব এবং 2031-এ এই ম্যানিফেস্টো যাতে মিলিয়ে নিতে পারেন, তার জন্য এই ম্যানিফেস্টো সংরক্ষিত করে রাখবেন। উত্তরবঙ্গের মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি, আমরা যেখানেই যাই না কেন যেটা তুলে ধরা হয় সেটা হচ্ছে অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্স, এইমস। এবং এই প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে আমাকে ক্লান্ত হয়ে যেতে হয়েছিল যে কবে এইমস আসবে। আজকে ভারতীয় জনতা পার্টির সংকল্প পত্রে উত্তরবঙ্গের মানুষের প্রত্যাশার লিপিবদ্ধকরণ এবং 2026-এর সরকার পরিবর্তনের পর এইমস পশ্চিমবঙ্গে শুরু হতে চলেছে, সেটা আমরা আপনাদের সামনে আমাদের সংকল্প হিসাবে রাখতে চেয়েছি। আমাদের উত্তরবঙ্গের মানুষের দীর্ঘদিনের সমস্যা হচ্ছে ক্যান্সার ট্রিটমেন্টের জন্য আমাদেরকে বারবার কলকাতা, মুম্বাই ছুটে যেতে হয়। আমাদের এখানে একটি নির্দিষ্টভাবে ক্যান্সার ট্রিটমেন্টের জন্য হসপিটালের অভাব ছিল এবং ভারতীয় জনতা পার্টি যখন সংকল্পপত্র তৈরি করেছে, সেই সংকল্পপত্রে এটাকে উল্লেখ করা হয়েছে। আপনারা জানেন যে আমি মাননীয় সাংসদ, 2 সাংসদ এবং আমরা বারবার যখন দিল্লি গিয়েছি, আমাদের একটা বড় দাবি ছিল সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি আমাদের উত্তরবঙ্গে হোক, এবং সেই সময় আমরা দাবি তুলেছিলাম ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি থেকে শুরু করে, আইআইটি থেকে শুরু করে, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের আমরা কেন্দ্রীয় স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দাবি রেখেছিলাম। এগুলো আমাদের এই সংকল্প পত্রে উল্লেখিত হয়েছে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় যেটা আমাদের উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন, যে উত্তর এবং দক্ষিণ এটাকে এক সূত্রে বাঁধার জন্য দার্জিলিং থেকে সুন্দরবন পর্যন্ত নতুন জাতীয় সড়ক নির্মাণের ঘোষণা আমাদের এই সংকল্প পত্রে রাখা হয়েছে, ভবিষ্যতে যা আমরা বাস্তবায়িত করব। আমাদের উত্তরবঙ্গের একটা বড় অংশের মানুষ, তারা ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার মতন জননায়ককে তাদের ইতিহাস, অবদান আরো বেশি গুরুত্ব সহকারে যাতে প্রচার করা হয়, সেই দাবি বারংবার তুলে ধরেছে। ফলে সেই উত্তরবঙ্গের প্রতিটি জননায়ককে, তাদের ইতিহাসকে সম্মানের সঙ্গে সারা পশ্চিমবঙ্গ তথা দেশের অভ্যন্তরে গুরুত্ব সহকারে প্রচার করবার কাজ আমরা করব। রাজবংশী ভাষাকে 8ম তপশিলিভুক্ত করতে আমরা কেন্দ্রের সাথে যুক্ত হয়ে এটাকে আমরা বাস্তবায়িত করব এবং এই কাজ করতে গিয়ে আরো কিছু কথা এই প্রসঙ্গে আপনাদের সামনে দ্রুত তুলে ধরব, যাতে আপনারা আপনাদের প্রশ্নগুলো রাখতে পারেন। আমাদের এই অংশের মানুষের সব থেকে বড় বিষয় হিসাবে উঠে এসেছিল সেটা হচ্ছে ইললিগাল মাইনিং, কাঠ ইত্যাদি পাচার, বালি পাচার, অবৈধ খনন। এক্ষেত্রে কঠোর ভাবে এই অবৈধ কয়লা, বালি, পাথর এই ধরনের যে বিষয়গুলো আছে সেগুলোকে বন্ধ করবার ক্ষেত্রে এবং তার সাথে সাথে গবাদি পশু পাচারের ক্ষেত্রে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। আমি ব্যক্তিগতভাবে যাদেরকে নিয়ে বারংবার দিল্লিতে এবং আমাদের মাননীয় সাংসদ আমরা বারবার এই বিষয়টিকে তুলেছিলাম, সেটা হচ্ছে অঙ্গনারী, আশা, প্রাণী মিত্র কর্মীদের মাসিক বেতন পুনর্বিবেচনা করে
তাদের উপযুক্ত সাম্মানিক বা সম্মানজনক পারিশ্রমিক দেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা সহযোগিতা করি। 75 লক্ষ নারীকে আমরা লাখপতি দিদি হিসাবে গড়ে তোলা, মহিলাদের স্বনির্ভর করবার ক্ষেত্রে প্রতি মাসে 3000 টাকার যে সহায়তা সেটা প্রদান করা হবে। এর পাশাপাশি ইতিমধ্যেই মাননীয় হর্ষবর্ধন সিংলা মহাশয় বলেছেন যে আমাদের রাজ্যে একটি স্পোর্টস ইউনিভার্সিটি, যেরকম আমাদের দুই সাংসদের কাছে আমার অনুরোধ থাকলো যে আমাদের এখানে অ্যাথলেটসদের জন্য কোনো সিনথেটিক ট্র্যাক পর্যন্ত নেই, ফলে আগামী দিনে এই বিষয়গুলো আমরা করব এবং এটাকে নিশ্চিতভাবে আমরা এগিয়ে নিয়ে যাব। শিক্ষার ক্ষেত্রে আমি যে বিষয়টি আপনাদের সামনে রাখবো সেটা হচ্ছে যে এসএসকে, এমএসকে, উচ্চ মাধ্যমিক এবং চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক, পার্শ্ব শিক্ষক, রাজ্যে অনুমোদিত কলেজের চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের জন্য একটি সম্মানজনক ন্যূনতম বেতন সুনিশ্চিত করা হবে। এই অংশটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেভাবে অঙ্গনারী কর্মীদের কথা বললাম, যেভাবে আশা কর্মীদের কথা বললাম, যেভাবে এখানে শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন ধরনের যারা কাজ করে থাকেন, পড়ানো থেকে শুরু করে অন্যান্য ক্ষেত্রে, তাদেরও দীর্ঘদিনের দাবি বেতন কাঠামোর যে পরিবর্তন সেটা আমরা এখানে উল্লেখ করেছি। এর সাথে আপনারা জানেন যে আমাদের এখানে গৌড়ীয় মঠ, ভারত সেবাশ্রম সংঘ, ইসকন, এই সংলগ্ন এলাকাগুলোর সামগ্রিকভাবে উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ ধরনের আমরা ব্যবস্থা গ্রহণ করব। ভক্তি আন্দোলনের প্রাণপুরুষ শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর স্মৃতি বিজড়িত স্থানগুলিকে নিয়ে একটি বিশেষ চৈতন্য স্পিরিচুয়াল সার্কিট বা আধ্যাত্মিক পর্যটন পথ তৈরি আমরা করব। বিধবা, প্রবীণ নাগরিক, বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের জন্য আর্থিক সহায়তা দ্বিগুণ আমরা করব এবং তার সাথে অনলাইন প্ল্যাটফর্ম এবং গিগ কর্মীদের আর্থিক স্থায়িত্ব ও পেশাগত মর্যাদা রক্ষায় একটি বিশেষ কল্যাণ পর্ষদ গঠন করা হবে। সাধারণ মানুষের উপর থেকে চড়া বিদ্যুৎ বিলের বোঝা কমাতে মাসুল কাঠামো পুনর্বিবেচনা করা হবে এবং সেই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী সূর্য ঘর মুফত বিজলি যোজনার অধীনে ছাদে সৌর প্যানেল বসিয়ে বিদ্যুৎ বিল শূন্যে নামিয়ে আনার লক্ষ্য নেওয়া হবে এবং সর্বশেষে মিষ্টি প্রকল্পের অধীনে ম্যানগ্রোভ অরণ্য সংরক্ষণ ও পুনর্গঠন করা হবে এবং তার সাথে সাথে সারা রাজ্যেই একটি বাস্তুতন্ত্র, সমৃদ্ধ বাস্তুতন্ত্র, জীবিকা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য ইকো ট্যুরিজম গ্রহণ করা হবে। আমি এই বিষয়গুলো আপনাদের সামনে রাখলাম ভারতীয় জনতা পার্টির সংকল্প পত্রে। আমি সাংবাদিক বন্ধুদের শুধু একটি অনুরোধ করব যে ভবিষ্যতে তৃণমূল কংগ্রেস রাজনৈতিকভাবে কতখানি দৈন্য, এটা নিয়ে আর নতুন করে ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়োজন নেই, বরঞ্চ যে বিষয়গুলো ভারতীয় জনতা পার্টি সংকল্প পত্রে লিপিবদ্ধ করেছেন সেই বিষয়গুলো মানুষের কাছে তুলে ধরবার ক্ষেত্রে প্রশ্নের মাধ্যমে আপনারাও যদি আমাদেরকে সহযোগিতা করেন, তাহলে ভবিষ্যতে পশ্চিমবঙ্গের সরকার তার লক্ষ্য নিয়ে মানুষও জানতে পারবে এবং নির্বাচনে তুতু মায়ের বদলে আমরা কি করতে চলেছি সেটাও মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য সাংবাদিক বন্ধুদের কাছে আমি অনুরোধ এবং আবেদন রাখলাম। ধন্যবাদ। धन्यवाद शंकर दा। मुझे लगता है सारे विषय आ गए और लोकल आर्टिस्ट के बारे में भी शंकर दा ने अच्छे से विषय रखा। एक अंत में विषय जरूर जोड़ना चाहूंगा। सिलीगुड़ी और आसपास का पूरा इलाका लैंड माफियाओं के कारण आम जनता परेशान है, लोगों की जमीन हड़पी जा रही है और इस पूरे माफिया और गुंडा राज के अंदर में पुलिस और प्रशासन भी किसी हद तक उसमें सम्मिलित है। मैं एक बार फिर चेतावनी के तौर पे ये कहना चाहता हूं, लैंड माफिया हो, बालू माफिया हो,
या नदी की चोरी हो, इसको बहुत सख्ती के साथ निपटा जाएगा। और मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं, आज भी आपके पास 20 दिन है। ये गुंडागर्दी, ये माफिया, ये छोड़ दो या आप दार्जिलिंग जिला छोड़ दो, दो में से एक चॉइस आपकी है। कुछ प्रश्न अगर आपके होंगे। अगर आप सांसद हैं, मैं इस मौके पर ये पूछना चाहूंगा आपको कि कल घोषणा पत्र में 4 प्रमुख संस्थानों को लाने की बात कही है, तो इस क्षेत्र के प्रतिनिधि के तौर पर क्या है, उन संस्थानों में से कोई भी संस्थान सिलीगुड़ी या दार्जिलिंग जिले में लाने का आपका क्या प्रयास है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है और बहुत सोच समझ के पूछा है। और हमने भी जब मैनिफेस्टो लॉन्च किया, इस बात को पूरा सम्मान देते हुए, ध्यान में रखते हुए इस बात की घोषणा की है। हर जिला चाहता है कि एम्स मेरे यहां बनना चाहिए, स्वाभाविक रूप से ये रहना भी चाहिए। लेकिन कोई भी इंस्टीट्यूट आता है उसमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे एम्स का उदाहरण लीजिए, एम्स सिर्फ बिल्डिंग बनने से नहीं होता, फैकल्टी चाहिए। सो ये ध्यान में रखा जाएगा कि कनेक्टिविटी और उनकी आने जाने की सुविधाएं, उनकी ठहरने की, रुकने की सुविधाएं, ये सब चीजों को ध्यान में रख करके हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है और भारत सरकार है, पश्चिम बंगाल सरकार मिल करके उस बात को तय करेगी। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग की जनता को, आपका पूरा सम्मान रखा जाएगा और इससे ज्यादा अभी हमसे कुछ मत बुलवाइए। बॉर्डर एरिया में डेमोग्राफी के छात्र की मदद से बॉर्डर में हो रही थी, डेमोग्राफी में क्या हो रही छात्र की घुसपैठ और उसमें मैनिफेस्टो में दिया कि गवर्नमेंट आती है जीरो टॉलरेंस पॉलिसी क्या होगी? पहले तो खुली सीमा है, उसको बंद किया जाएगा और जो घुसपैठे और रोहिंग्या बचे हुए हैं उनको पकड़ के यहां से बाहर किया जाएगा। सिंपल है। इस पे एक मिनट। अच्छा, इस प्रश्न पर मैं कुछ कहना चाहूंगा। देखिए, असम में घुसपैठियों का आना बिल्कुल बंद हो गया है। बंगाल में ये नहीं हुआ है इस कारण से कि फेंसिंग पूरा नहीं हुआ है। जैसे मैंने बताया, 900 किलोमीटर बाकी है कूच बिहार और मालदा में, और जमीन जो राज्य सरकार को देना है, इन्होंने अभी तक इनकार किया है देने में। तो जब भी सरकार बनेगी, जमीन भी देंगे और फेंसिंग शुरू हो जाएगा। इससे यहां भी बिल्कुल इन्फिल्ट्रेशन जीरो हो जाएगा। तो जीरो टॉलरेंस जो है उसका कोई बेसिस भी है। सर, संकल्प पत्र में आपने पहले बताया माना, लेकिन मेरा सवाल शिक्षा से, सरकारी स्कूल का जो शिक्षा प्रणाली है, क्या इसमें विकास नहीं होना चाहिए? जो छात्र है उनको आधुनिक शिक्षा नहीं मिल रही है। शिक्षकों की जो सैलरी है वो बढ़ाने की बात कही, लेकिन छात्रों की प्राइवेट और कॉन्वेंट स्कूल में छात्र ज्यादा जा रहे हैं, लेकिन सरकारी स्कूल है वो खाली है। उसका बड़ा कारण है, पश्चिम बंगाल में ज्यादातर सिस्टम व्यवस्थाएं वो टेम्पररी है, स्थायी है नहीं। और टीचर का अपॉइंटमेंट भी देखो तो वो टेम्पररी अरेंजमेंट है। यहाँ तो पुलिस वाला भी जो है एक डुप्लीकेट पुलिस वाला है, एक ओरिजिनल पुलिस वाला है। ये सिस्टम की नाकामी के कारण आज आम जनता और हमारे बच्चों को उसका भुक्तभोगी बनना पड़ रहा है। इसीलिए चाहे वो हायर एजुकेशन हो, चाहे शिक्षा भर्ती हो, उस बात को विशेष ध्यान में रखा जाएगा। और हजारों की संख्या में पश्चिम बंगाल में स्कूल बंद हुए हैं। उसके कारण ये है कि कहीं स्कूल है, टीचर नहीं है, कहीं एक स्कूल के अंदर में एक टीचर, 5 टीचर है, पढ़ने वाला विद्यार्थी एक है। उसका बड़ा कारण ये है कि सरकार का ध्यान शिक्षा पे नहीं है, सरकार का ध्यान भ्रष्टाचार पे है, सरकार का ध्यान इंपोर्टेड वोट बैंक में है। और ये नीति के कारण आज ये पश्चिम बंगाल की स्थिति है। आपने देखा होगा, मतलब इतना डीप में जाकर के एक एक चीज को बारीकी से जो इस संकल्प पत्र में समावेश करने का प्रयास हुआ है। निश्चिंत रहिए, चाहे वो हमारा स्कूल की शिक्षा संस्था हो, वहां की पढ़ाई हो, से लेकर के चिकित्सा, मुझे लगता है सबकी चिंता की गई। देखिए, पहाड़ का विषय लेकर के पहले तो आप ये पूछो कि टीएमसी ने क्या लिखा, अनिल थापा ने क्या लिखा, बीजेपीएम ने क्या लिखा। वो तो एक ही ढोल पीटते रहते हैं। मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं, शुरुआत में ही मैंने कहा, स्पष्ट रूप से कहा है, पहाड़ तराई डूअर्स के लिए स्थायी राजनीतिक समाधान करेंगे जो भारत के संविधान के अंतर्गत होगा। और इसका स्पष्टीकरण तो ऑलरेडी आज से 15 दिन पहले जो प्रश्न पूछ बैठे,
जो हमारे टीएमसी के सांसद थे उसमें क्लियरली भारत सरकार ने कहा है। चलिए वैसे भी ना अनिल थापा जीतने वाले हैं, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर थोड़ा बहुत सम्मान बचाना है विड्रॉ कर ले, नहीं तो भी 4 तारीख की हार उनकी तय है।